नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश के 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 91 एफएम ट्रांसमीटर्स का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आवास से वर्चुअली प्रतिभाग किया। जिन 91 एफएम ट्रांसमीटर्स का उद्घाटन हुआ है, उनमें से उत्तरकाशी में स्थापित एफएम ट्रांसमीटर भी शामिल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम के बाद कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज जिन 91 एफएम ट्रांसमीटर्स का उद्घाटन किया गया है, इससे सरकार की कई योजनाओं से जुड़ने में लोगों को आसानी होगी। कनेक्टिविटी को बढ़ाने का ये एक मजबूत जरिया है। उन्होंने कहा कि इससे सोशल एवं कल्चरल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। आधुनिक टेक्नोलॉजी को सभी के लिए एक्सेसिबल बनाना, एफोर्डेबल बनाना, इसका बहुत बड़ा माध्यम है। आज भारत में जिस तरह गांव-गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाया जा रहा है, मोबाइल और मोबाइल डेटा दोनों की कीमत इतनी कम हुई है, उसने एक्सेस टू इंफॉर्मेशन को बहुत आसान बना दिया है। आजकल हम देखते हैं देश के कोने कोने में, गांव-गांव में नए डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। गांव के युवा गांव में रहते हुए ही डिजिटल टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर कमाई कर रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भारतीय राजनीति में एक जाना माना नाम है। वो उत्तराखंड राज्य के 7वें मुख्यमंत्री रहे। हरीश रावत को 3 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन एक भी बार 5 साल का कार्यकाल वो पूरा नहीं कर सके। हरीश रावत आज 76 वर्ष के हो चुके हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो अपने जन्मदिन के मौके पर 2 संकल्प ले रहे हैं। पहला संकल्प, ट्रेडमिल पर पहले रावत 10 मिनट दौड़ा करते थे, अब 15 मिनट दौड़ेंगे। दूसरा संकल्प, मांसाहार को आधे से भी कम कर देने और धीरे धीरे छोड़ देने की बात उन्होंने कही है। आज के दिन से अपने कसरत करने का जो इनटेक है, उसमें 5 मिनट और बढ़ा दिया है, और बल्कि मांसाहार जो है अब मैं 50% कम करूँगा। और इसलिए कि ये मांसाहार जो है, जो पशु है, इससे क्लाइमेट चेंज का जो फिनोमेनन है, उसमें पशु बहुत बड़ी भूमिका, मीथेन गैस। मंत्री चंदन रामदास के निधन पर भाजपा प्रदेश मुख्यालय और रुद्रप्रयाग में भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय मंत्री के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। तो वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने दिवंगत मंत्री चंदन रामदास के अनुभव कार्यकर्ताओं के साथ इस दौरान साझा किए हैं। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत संगठन के तमाम नेता और विधायक भी मौजूद रहे। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देहरादून की तस्वीर है, रुद्रप्रयाग की तस्वीर है। रुद्रप्रयाग में गणेश जोशी और साथ में महेंद्र भट्ट देहरादून में मौजूद रहे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चंदन रामदास का कार्यकाल अविस्मरणीय रहा है। रामदास जी हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, प्रदेश सरकार में मंत्री थे, और जो विभाग उनको 2 दिए गए, चाहे परिवहन का विभाग हो, समाज कल्याण का विभाग हो, दोनों विभागों ने प्राकृतिक रूप से और अकाल्पनिक प्रगति प्राप्त की। अचानक उनका चला जाना हम सबको स्तब्ध करता है। कल मैं बागेश्वर में भी था, और जिस प्रकार का जन स्नेह उनके प्रति वहाँ की जनता ने दिखाया, अपने आप में अभूतपूर्व था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल वहाँ पर कहा है कि चंदन रामदास जी ने बागेश्वर की जनता के लिए जो वादे किए गए, जो उनकी घोषणाएं थी, उसको धरातल पर उतारा जाएगा। मैं आज प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों की ओर से उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ।
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो गया। यात्रा को लेकर यात्रियों में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग ने तीर्थयात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कत ना आने पाए, इसका विशेष ध्यान रखा है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि चारधाम यात्रा को लेकर हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही कई भाषाओं में एडवाइजरी जारी की गई है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि देश भर से चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए, चारधाम यात्रा पूरे देश में जितने भी हमारे पिलग्रिम्स हैं, यात्रीगण हैं, पूरे देश से आते हैं। और कभी-कभार ये देखने को मिला है कि जो भी हम गाइडलाइंस जारी करते हैं, हेल्थ रिलेटेड एसओपीज जारी करते हैं, कभी-कभार इन्फॉर्मेशन का अभाव रहता है क्योंकि वो उनके लोकल लैंग्वेज में नहीं रहता। तो इसी के मद्देनजर इस बार हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये पहल की है कि अभी फिलहाल हम लोग 7 लैंग्वेजेस में एसओपीज हम लोग जारी कर रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि हिंदी और इंग्लिश में हम लोगों ने ऑलरेडी एसओपीज जारी कर दिए। इसके अलावा अभी 7 और भाषा जैसे बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और एक दो और भाषाओं में भी हम लोग अभी जारी कर रहे हैं एसओपीज। इससे ये फायदा होगा कि यात्री अपने लोकल लैंग्वेज। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताएंगे कि प्रदेश के पूर्व सीएम हरीश रावत लेखक भी बन गए हैं। हरीश रावत की उत्तराखंडियत पर एक किताब शनिवार यानी कि 29 अप्रैल कल लॉन्च होने जा रही है। देहरादून में एक कार्यक्रम के दौरान इसका विमोचन किया जाएगा। हरीश रावत के हिसाब से उनके कई लेख एक किताब की शक्ल में आ रहे हैं। उनके लिए उत्तराखंडियत ईमान की तरह है। किताब मेरे लेखों का विभिन्न अलग अलग समाचार पत्रों में समय समय में जो लिखे थे और विशेष तौर पर संडे पोस्ट में लिखे थे, उनका संकलन है। और है समय पर जो विचार थे, मैं आभारी हूँ बाकी पब्लिकेशन का कि उन्होंने उसको एक पुस्तक के रूप में रखा है। और देखते अभी उत्तराखंडियत पर एक पुस्तक मैं और लिखना चाहता हूँ। उसका पार्ट 1 भी और पार्ट 2 भी एक ही किताब में संकलित करके लिखूँगा। मैंने कुछ शुरुआतें की हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे बाद भी ये रहे कि हमने उत्तराखंडियत की दिशा में जो पहले की थी, क्योंकि मेरा अपना मानना है इस राज्य के पलायन आदि से जनित जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान वही है। हरदा ने उत्तराखंडियत मेरा जीवन लक्ष्य किताब के विमोचन के मौके पर सभी को आमंत्रित भी किया है और कहा कि आप बड़ी तादाद में किताब के विमोचन के मौके पर जरूर पहुंचें। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी किताब को आप 200 रुपए में खरीद भी सकते हैं। दूसरी तरफ जैसे उन्होंने ये पोस्ट किया तो उनके पूर्व सहयोगी और तत्कालीन भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय ने उनके ऊपर तंज कस दिया। किशोर उपाध्याय ने कहा कि जब मैं उन्हें उत्तराखंड के बारे में समझाता था तो उस बात को गंभीरता से नहीं लिया करते थे। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने इस किताब को लेकर उनके ऊपर चुटकी लेते हुए कहा कि हरीश रावत इस किताब के मकसद से अपनी खुद की पब्लिसिटी करना चाहते हैं, साथ ही उनका धन एकत्रित करने का माध्यम भी ये किताब है। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा है कि ये काम भारतीय जनता पार्टी का है, पैसा कमाना उनका काम है। हमने ऐसा कई बार देखा है कि जब वो इस माध्यम से कैसे वो इस तरीके से पैसा कमाया करते हैं, वो हमें ना सिखाएं। देखिए, हरीश रावत जी इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। वो समय समय पर कुछ न कुछ सुगापा छोड़ते रहते हैं। मीडिया अटेंशन उनको चाहिए होती है, तो मीडिया अटेंशन बने रहने के लिए वो तमाम तरीके के क्रियाकलाप करते हैं। उसी के तहत उनकी एक किताब सुनने में आया है, प्रकाश में आ रही है। उस किताब में जो उत्तराखंडियत का मसला है उस पर जो है प्रश्न उठाया गया है कि उन्होंने कभी भी उत्तराखंडित की बात नहीं करी है और आज वो उस किताब के माध्यम से उत्तराखंडित की बात कर रहे हैं। तो जो भी विषय है ये जनता जनार्दन जानती है। हरीश रावत जी को और उनके सारे विषयों से जनता अवगत है। समय आने पर जनता उनको जवाब भी देती है। वो जिस तरीके के भी क्रियाकलाप करते हैं जनता उसका जवाब देती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा पूरे देश की जनता जानती है और पैसा कमाना भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह जानती है। हमने देखा कि मेयर सुनील उनियाल गामा, उनकी संपत्ति कितनी थी और कुछ ही दिनों में बढ़कर कितनी पहुंच चुकी है,
इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो खनन माफियाओं के साथ जुड़ी हुई है, जो शराब माफियाओं के साथ जुड़ी हुई है, और ये तरह तरह की पॉलिसी यहाँ पे लेके आ रहे हैं, ये जो रोजगार के लिए जो बेरोजगार युवाओं को, उसके लिए ये कुछ नहीं सोच रहे हैं। अगर हरीश रावत जी कोई किताब लिख रहे हैं तो इनको आपत्ति है, क्योंकि उनमें इनके कई चिट्ठे भी सामने आएंगे कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी को पहले अपना असली चेहरा साफ करना चाहिए और हमको नसीहत ना दे कि किस प्रकार से पैसा कमाया जाता है। हम पैसा कमाने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं। हम लोग कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता प्रदेश के विकास के लिए और यहाँ के जो हमारे जो संसाधन है उसको बचाए रखने के लिए और यहाँ से पलायन रोकने के लिए और प्रदेश का किस प्रकार से चहुमुखी विकास होगा, हम उन मुद्दों को लेकर राजनीति कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है कि पैसा कैसा कमाते हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज तब्दील हो रहा है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 29 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक मौसम का मिजाज तब्दील होगा। इसी के साथ उन्होंने चारधाम समेत पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का भी अलर्ट जारी किया है। विक्रम सिंह ने बताया कि चारधाम समेत पहाड़ी क्षेत्रों में 2 से 3 फीट की बर्फबारी हो सकती है। साथ ही मैदानी जिलों का अगर जिक्र करें तो 29 मई से बारिश की संभावना है, माफ कीजिएगा 29 अप्रैल से बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में चारधाम यात्रा करने वाले यात्रियों को सतर्क रहने की जरूरत होगी। साथ ही पुलिस और एसडीआरएफ को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 28 अप्रैल हो गई है, तो आप देख ही रहे हैं कि जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी पहाड़ों में खासकर वो मिली रही है लगातार ही, और साथ ही कहीं लाइटनिंग है या फिर ओलावृष्टि है हल्की, वो भी कहीं कहीं मिली रही है। लेकिन कल 29 तारीख से आप देखेंगे कि जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है उसमें बढ़ोतरी होगी। मैं ये कहूँगा कि अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश है और जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो आपको 29 से अब लेकर के और करीब 3 तारीख तक ये मिलने वाली है। बल्कि 2 और 3 को तो ज़्यादातर जगहों में जो है जो एक्टिविटी वो रहेगी, और उससे पहले ये 3 दिन बात करें 29, 30 या 1 मई को, 29, 30 अप्रैल और 1 मई को, तो इसमें अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम जो है रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो मिलने वाली है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। नवीन हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। नवीन, क्या कुछ अपडेट है? देखिए मौसम का मिजाज, अगर हम पहाड़ों की बात करें, उत्तराखंड की विशेष तौर पर बात की जाए तो 3 क्षेत्रों में डिवाइड किया जाता है, कुमाऊं, गढ़वाल और तराई। अब ऐसे में मौसम का मिजाज जब तब्दील होता है तो इन तमाम क्षेत्रों में फर्क भी पड़ता है, फिर चाहे वो मैदानी क्षेत्र हो या फिर पहाड़ी क्षेत्र हो। इस समय चारधाम यात्रा भी चल रही है, तो ऐसे में विशेष फोकस यात्रियों के लिए एसडीआरएफ को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। यात्रियों को चेतावनी दी गई है कि वो भी बहुत ज्यादा सतर्कता बरतें। नवीन, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो मौसम फिर से करवट लेने वाला है। 2 से 3 फीट तक बर्फबारी हो सकती है। मैदानी जिलों में 29 से बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो अगर आप चारधाम यात्रा कर रहे हैं या पहाड़ी क्षेत्रों में आप कहीं भी निवास कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप सतर्कता बरतें। इन तमाम दिनों में 29 अप्रैल से लेकर 3 मई तक सतर्कता बरतने की जरूरत है। ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। नवीन एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नवीन, देखिए उत्तराखंड के जब भी हम जिक्र करते हैं तो मौसम स्टेबल नहीं रहता पहाड़ी क्षेत्रों में। ऐसे में चारधाम यात्रा भी चल रही है, बहुत ज्यादा फोकस यात्रियों पर प्रशासन का भी है और सरकार का भी कि उनको दिक्कत ना हो। अब ऐसे में जब मौसम का मिजाज तब्दील हो रहा है, उनके लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई हैं? नवीन जी पूजा, निश्चित तौर पर उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल रहा है। अगर बात की जाए मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने जो 29 तारीख है यानी कल से अपनी एडवाइजरी जारी की है और 3 मई तक मौसम का मिजाज बदलता ही रहेगा, यह भी मौसम विभाग ने बताया है। इसके साथ ही जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी की संभावना है और जो मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है, कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन इस यात्रा को दुरुस्त करने में लगा हुआ है। साथ ही मौसम विभाग भी समय समय पर अपनी एडवाइजरी जारी करता है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर मीडिया के माध्यम से। सरकार लगातार चारधाम यात्रा की मॉनिटरिंग कर रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो यात्रा के मार्ग हैं और जो यात्री आ रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग करने का काम किया जा रहा है। तो खुद मुख्यमंत्री भी इस कार्य में लगे हुए हैं और वह समय समय पर जो वहाँ के आला अधिकारी हैं उनसे फीडबैक भी ले रहे हैं। इसके साथ ही मौसम विभाग ने जब एडवाइजरी जारी की है तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात मौसम विभाग द्वारा ये कहा गया है कि जो भी यात्री उत्तराखंड की
तरफ रुख कर रहे हैं, चारधाम यात्रा की तरफ रुख कर रहे हैं, वो मौसम का मिजाज देखते हुए ही यात्रा करें। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो अगर केदारनाथ यात्रा की बात की जाए तो केदारनाथ यात्रा का जो रजिस्ट्रेशन है वो 30 तारीख तक के लिए बंद कर दिया गया है। जिन यात्रियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है सिर्फ वही यात्री चारधाम यात्रा केदारनाथ की यात्रा कर पाएंगे। इसके साथ ही और अन्य यात्रियों का रजिस्ट्रेशन अभी बंद किया गया है। इसके साथ ही और तीनों धामों की बात की जाए तो वहां पर यात्री जा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम का मिजाज देखते हुए ही यात्रा की परमिशन मौसम विभाग भी देता है और समय समय पर अपनी एडवाइजरी जारी करते हुए अलर्ट भी कर रहा है लोगों को। के लिए अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में नवंबर महीने में निकाय चुनाव होना है, लेकिन चुनाव से पहले सियासत फुट टू हाई है। ओबीसी सर्वेक्षण में बढ़ती जा रही ढिलाई के चलते कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। ऐसा माना जा रहा है कि निकाय चुनाव नवंबर महीने की जगह और आगे खिसक सकता है। हम ये क्यों कह रहे हैं, उसके लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी होगी। देखिए, निकाय से पहले उत्तराखंड में जंग, निकाय का सर्वेक्षण, सियासत में आरक्षण। चुनाव से पहले निकला आरक्षण का जीत, ओबीसी आरक्षण में घपला, सियासत में उफान। निकाय चुनाव में चिट्ठी पर चिट्ठी। उत्तराखंड में नवंबर महीने में निकाय चुनाव होना है, लेकिन चुनाव से पहले चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। जहां कांग्रेस निकाय चुनाव से पहले निकायों में ओबीसी सर्वेक्षण का काम एकल सदस्यीय समर्पित आयोग के निर्देशों पर कराने की बात कह रही है, तो वहीं उत्तराखंड में चल रहे निकायों के ओबीसी सर्वेक्षण में बड़े पैमाने पर घपला भी सामने आया है, जिसकी वजह से नवंबर महीने में संभावित निकाय चुनाव पर संकट पैदा हो गया है। ऐसी तमाम चर्चाएं हैं कि एकल सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष ने सख्त नाराजगी जताते हुए अपर मुख्य सचिव को इस बाबत चिट्ठी भी भेज डाली है। चिट्ठी में उन्होंने सर्वेक्षण की गड़बड़ियों और सुस्त रफ्तार को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग बीते 12 अप्रैल को शासन से सभी निकायों के परिसीमन को लेकर डिटेल रिपोर्ट के लिए पत्र भी लिख चुका है, लेकिन राज्य सरकार या फिर शासन की तरफ से इस पर अभी कोई जवाब नहीं आ पाया है। लेकिन चलिए ये भी जानते हैं कि घटनाक्रम शुरू कैसे हुआ। दरअसल मार्च महीने में सर्वेक्षण की अंतिम तिथि तय की गई थी, लेकिन निकायों में तय समय पर काम पूरा नहीं किया गया। एकल सदस्यीय समर्पित आयोग के सर्वे के अनुसार नगर पालिका खटीमा में सर्वे वार्ड की बजाय आंकड़ों के आधार पर किया गया। हालांकि आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए खटीमा का सर्वे रद्द कर दिया और शहरी विकास निदेशक को खटीमा में 2 हफ्ते के भीतर काशीपुर के अधिकारियों की निगरानी में दोबारा सर्वे कराने को कहा गया। दूसरी तरफ नगरपालिका चंपावत और धारचूला के सर्वेक्षण में भी गड़बड़ियां मिली। इस पर आयोग ने धारचूला को 15 दिन और चंपावत को 7 दिन के भीतर सर्वेक्षण की सभी खामियां दूर करते हुए दोबारा रिपोर्ट देने के लिए कहा है। गौरतलब है कि प्रदेश में 102 निकायों में ओबीसी सर्वे की जो रिपोर्ट एकल सदस्यीय समर्पित आयोग को मिलेगी, उस पर आयोग आपत्तियां सुनेगा और निकायों में जाकर सर्वे की हकीकत भी जानेगा। अगर सर्वे रिपोर्ट आने में 4 से 5 महीने और लगते हैं, तो इसके बाद अपना काम पूरा करने को आयोग को कम से कम 2 माह और चाहिए, जिससे नवंबर में होने वाले निकाय चुनाव नवंबर माह से और आगे के महीनों की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। निकाय चुनाव में हो रही लेट लतीफ को लेकर अब भाजपा और कांग्रेस भी आमने सामने नजर आ रही है। भाजपा से जुड़े पदाधिकारियों की माने तो भाजपा पार्टी संगठन स्तर पर मजबूत है और समयबद्ध तरीके से राज्य सरकार निकाय चुनाव कराने में सक्षम है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हमारा संगठन ग्रास रूट पर काम कर रहा है और सरकार की योजनाओं को हम जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। संगठन की दृष्टि से हम बिल्कुल तैयार हैं। जहां तक प्रश्न है कि ओबीसी के विषय का संज्ञान है, ओबीसी के विषय पर भी अभी समय है। सरकार और कर्मचारी अधिकारी उसका अध्ययन कर रहे हैं। जहाँ कोई समस्या है, दिक्कत है, उसको ठीक करने का काम करेंगे और अभी समय है। अभी आप ये नहीं कह सकते कि चुनाव टल रहे हैं या चुनाव पीछे जा रहे हैं। समय रहते ही जो ओबीसी का विषय है वो सुलझ जाएगा। जबकि कांग्रेस से जुड़े प्रवक्ता निकाय चुनाव के तहत ओबीसी सर्वेक्षण में हो रही लेट लतीफी को लेकर कांग्रेस धामी सरकार पर आरोप लगा रही है कि सरकार जानबूझकर लेट लतीफी कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो बहुत लंबे समय से ये बात कह रही कि सरकार जो निकाय चुनावों को टालना चाहती है और उस पर सरकार गंभीर नहीं है। लोग लगातार 3 साल से जो है नगर निकाय चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं।